ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। मैंने बातूनी व्यक्ति से मौन सीखा, इसी तरह असहिष्णु व्यक्ति से सहिष्णुता और दयाहीन व्यक्ति से दयालुता सीखी। एक खलील जिब्रान ने बात कही है। साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियां, आजकल आप देखते हैं कि साइबर अटैक की खूब बातें हो रही हैं, साइबर फ्रॉड की। तो आप लोग भी सावधान रहा करिएगा, किसी भी तरह के लालच में नहीं आना है आपको, समझ रहे। और इस वर्ष देश के की सब करीब 90 करोड़ आबादी इंटरनेट से जुड़ जाएगी, मगर बड़ा सवाल यह है कि साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता का स्तर कहां तक विकसित हो पाया। हालांकि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 के 5वें संस्करण में भारत ने टीयर 1 का दर्जा प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि तो हासिल की, मगर चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। वर्षों पहले साइबर अपराध की बढ़ती स्थिति और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से गतिमान संदर्भ को देखते हुए अनुमान लगाया गया था कि देश में साइबर सुरक्षा से जुड़े रोजगार में बढ़ोतरी होगी। सरकार को साइबर सुरक्षा के मसले पर सख्त नियम और कानून तैयार करने होंगे। आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया और जीवन के सभी पहलुओं को कमोबेश प्रभावित भी करा है। साइबर जागरूकता और सावधानी इसका प्राथमिक बचाव है, मगर जिस देश में 2011 की जनगणना के अनुसार हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित या फिर अल्प शिक्षित हो, वहां साइबर शिक्षा कितनी संबल होगी यह समझना कठिन नहीं है। किसी को ऑनलाइन परेशान करना, बौद्धिक संपदा की चोरी, वायरस भयादोहन, फिरौती समेत कई ऐसे प्रारूप हैं जो अपराध के लिहाज से परेशानी का सबब है। आप देखिए हमारी सरकार कितना जागरूक कर रही है, उसके बाद भी तो साइबर फ्रॉड हो जा रहा है ना। आप देखिए जागरूकता कम है एक तरह से लोगों में। और यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, निबंध लिखने के लिए कहीं कहा जा रहा है तो यही तो लिखेंगे जो सरकार की तरफ से पहले चलाई जा रही जागरूकता के लिए, उनके बारे में, उपलब्धियों के बारे में, और जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में आपको लिख देना है। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से व्यवस्थित जनगणना शुरू हो गई थी, हर 10 साल में होती है ना। इस वर्ष बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में साइबर हमले को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2020 से 2024 तक साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की संख्या में लगभग 76.25% की वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में साइबर हमलों की संख्या 2022 में 13.91 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 15.92 लाख हो गई, और 2024 में आंकड़ा 20.41 लाख पहुंच गया है। इस वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। 2013 से पहले भारत में कोई स्पष्ट साइबर नीति नहीं थी, और मगर अब ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 सुरक्षा और जागरूकता में सुधार लाने की इच्छा से युक्त है। इसी वर्ष भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई, जबकि 2017 में साइबर स्वच्छता केंद्र और 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल जैसी कवायद शुरू हुई थी। ये सरकार की पहल है, इनके बारे में याद रखिएगा। और भारत ने अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी कई संधियों पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल दुनिया में आपसी सीमाएं कम होती जा रही हैं। ऐसे में एक मजबूत वैश्विक शासन प्रणाली साइबर खतरों से निपटने के लिए कारगर हो सकती है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे सुनिश्चित हो पाएगा कि विभिन्न देशों और क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए एक समान दृष्टिकोण हो और सभी हितधारक एक साथ मिलकर काम करें ताकि एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाया जा सके। 2024 में भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है, जो हर रोज करोड़ों डिजिटल वित्तीय लेन देन वाले देश में बढ़ते जोखिमों को रेखांकित करता है। मार्च 2025 में वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में लोगों ने धोखाधड़ी के कुल $2.03 करोड़ खो दिए, जो वित्त वर्ष 2023 की राशि से दोगुने से भी अधिक है। ऐसे मामलों को कुल संख्या जहां राशि 1 लाख रुपए या उससे भी अधिक थी, और पिछले वर्ष 6,699 से बढ़कर 29,082 हो गई। ऐसा नहीं कि साइबर हमले और उसके नुकसान में भारत अकेला, आप देखते हैं कि क्या है, देश है। सच्चाई यह है कि इसकी मार से सभी देश त्रस्त हैं और नित नए मरहम की खोज में लगे हैं। संघीय जांच ब्यूरो FBI की नवीनतम साइबर अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2024 में साइबर अपराध के कारण अमेरिका में अनुमानित
$6 अरब का नुकसान हुआ है, जो 2023 में दर्ज $12.5 अरब से 23% अधिक, कितना 33%। वहीं साइबर अपराध के कारण यूरोप को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का नुकसान होता है। पिछले साल जर्मन कंपनी ने तो साइबर अपराध के कारण 266.6 अरब यूरो खो दिए, और ब्रिटेन में व्यवसायियों को 2021 में साइबर अपराध के कारण अनुमानित 73.6 करोड़ पाउंड का नुकसान हुआ। और वैसे विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक जनवरी 2025 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो इसके भू राजनीतिक तनाव और अपिछलित प्रणालियों और साइबर सुरक्षा कौशल के अभाव के चलते महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर बढ़ते साइबर खतरे को समझा जा सकता है। साइबर हमले से शायद ही कोई देश बच पाया हो, ऐसे में वैश्विक शासन का दृष्टिकोण कुछ हद तक आवश्यक प्रतीत होता है। वैश्विक शासन का आशय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न मुद्दों पर नियमों, मानदंडों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली से है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को न केवल पार करती है बल्कि यह आर्थिक विकास, व्यापार, मानवाधिकार, शांति व सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों का समाधान निकालने का मार्ग प्रशस्त करता है। जाहिर है कि ऐसे में साइबर सुरक्षा को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है, जो कि वैश्विक चुनौतियों का रूप ले चुका है। ये विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस क्या रहता है कि पूछ लिया जाता है। किसके बारे में? विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है। एक संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं मैं। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। यह तय है कि देश में जैसे जैसे डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जाएगी। डेटा चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी साइबर अपराध के बड़े आधार बन गए। शायद यही कारण है कि रोजगार के नए अवसर में ऑनलाइन निजी जानकारी की सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ी है। देखा जाए तो साइबर सुरक्षा का बाजार भी बड़ा आकार लेता जा रहा है। और आप देखिए, एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस बाजार का आकार वर्ष 2021 में 220 करोड़ था, और जिसके 2027 तक 350 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देखा जाए तो 2021 में साइबर हमलों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान था। 2022 में इसे लेकर 14 लाख मामले दर्ज किए गए थे। अब तो ये आंकड़ा और बड़ा रूप ले चुका है। विज्ञान और तकनीक ने जो मुकाम हासिल किया, और उसमें आप देखिए सब कुछ उजला ही नहीं है, कुछ उसके सहपक्ष भी हैं। साइबर अपराध इसी का एक नतीजा है। मौजूदा दौर में ई गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर महत्व दिया जा रहा है। इंटरनेट संपर्क या फिर कनेक्टिविटी 5G से 6G की ओर कदम बढ़ा चुकी है। पढ़ाई लिखाई से लेकर चिकित्सा और अदालती व्यवस्थाओं में इंटरनेट का पूरा समावेश देखा जा सकता है। ई बैंकिंग समेत दर्जनों प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक विधाओं से युक्त क्रियाकलापों को जमीन पर उतारा गया। लेन देन की प्रक्रिया का व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है, मगर साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह सोचना होगा कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस, साइबर सेल, सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जनमानस को खुद को भी जागरूकता और सावधानी का स्तर बढ़ा लेना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। शिक्षा की रोशनी। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्येक एक दशक बाद भारत में जनगणना होती है। जनगणना के आंकड़ों से साक्षरता दर का आकलन होता है। आज़ादी के बाद 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद साक्षरता के क्षेत्र में तेज गति से काम होने लगा। 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। इस दौरान अनेक प्रदेशों की साक्षरता दर में उछाल आया। इस दशक में साक्षरता के क्षेत्र में उत्तर भारत में उत्साह, उमंग के साथ सराहनीय काम हुआ, और जहां साक्षरता प्रतिशत 50% से भी कम था। और उस दौरान आप देखिए, केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ देश में नंबर 1 पर था, तो मिजोरम 91.58% साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर था। अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PFLS रपट के मुताबिक मिजोरम 98.20% साक्षरता दर हासिल कर देश का पहला पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता अभियान और सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित होने लगे, और धीरे धीरे साक्षरता अभियानों ने कार्यक्रम का स्थान ले लिया। यहीं से साक्षरता कार्यक्रम बन गया और साक्षर होने की गति और उत्साह भी कम होने लगा। मिजोरम में फिर से साक्षर होने की कार्ययोजना तैयार कर उल्लास कार्यक्रम के तहत फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई। निरक्षर व्यक्ति को केवल साक्षर बनाना ही मकसद नहीं होता है, नव साक्षरों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होता है। यह बात मिजोरम से समझी प्रदेश के आर्थिक स्तर को सुधारने
भविष्य उन्नयन और नव साक्षरों को व्यवसायिक कौशल देने के प्रयास भी किए हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान की तरह सरकार ने जनता के सहयोग से निरक्षरता उन्मूलन के लिए स्वयंसेवक तैयार किए, उन्हें प्रशिक्षण दिया, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई। स्वयंसेवकों के साथ सरकार के प्रतिनिधि अफसर नियमित संपर्क में बने रहे। प्रदेश भर में साक्षरता के पक्ष में वातावरण बनाया गया। वातावरण निर्माण के तहत घर घर सर्वेक्षण किया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, असाक्षरों का सम्मान किया गया और उनके साथ निरंतर संपर्क रखा गया। इस कार्यक्रम में असाक्षर की पहचान, मूल्यांकन और निरीक्षण का काम प्रतिदिन होता रहा। क्लस्टर बनाकर क्षेत्र आधारित कार्यक्रम तैयार किए गए, छोटे छोटे समूह बनाए गए और जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और समाज के व्यक्ति जो साथ मिलकर असाक्षर व्यक्ति के घर जाते उनसे आग्रह करते समुदाय के सहयोग से संचालित साक्षरता अभियान के अंतर्गत स्थानीय भाषा, गहरी सांस्कृतिक सहायता से लोगों ने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा बल्कि ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो ज्ञान को महत्व देने लगे। शिक्षित नागरिक से ही समग्र और विकसित राष्ट्र और समाज की परिकल्पना की जा सकती है। यह अच्छी और सुखद खबर है कि मिजोरम की साक्षरता यात्रा देश के अन्य प्रदेशों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। 2011 में 91.98% लोग साक्षर थे और कहने का को यह भी कहा जा सकता है कि केवल 8% लोगों को ही साक्षर करने का काम था। देखने में और सुनने में 8% का लक्ष्य तय करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर यही वह समूह था जिसको साक्षर करना मुश्किल काम था। शिक्षा से दूर रहे इस समूह की मानसिकता बदलना मुश्किल ही नहीं कठिन काम होता है, जिसे मिजोरम ने अपनी इच्छा शक्ति से कर दिखाया। 90 के दशक में केरल संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। केरल से पहले एर्नाकुलम जिले का संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। वहां भी संपूर्ण साक्षरता अभियान को जन आंदोलन बनाया गया था। केरल सरकार ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिलकर यह काम किया और वहां भी उस समय केवल 9% लोगों को ही साक्षर करना था, लेकिन वे भी हार्ड कोर ग्रुप यानी शिक्षा से दूर रहे समूह की श्रेणी में थे। केरल की साक्षरता यात्रा घर, गांव और जिला स्तर तक चली। केरल में प्रत्येक सरकारी अधिकारी जन सहयोग से अपनी जिम्मेदारी समझकर निरक्षरता उन्मूलन के पवित्र काम में लगा था। केरल की तर्ज पर पूरे देश में साक्षरता अभियान संचालित हुआ। उसी तकनीक का मिजोरम सरकार ने भी जन सहयोग से अपनाया और संपूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया। और देखिए, इनका केरल हो मिजोरम हो, इनका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। दरअसल घने बांस के जंगलों और पहाड़ियों, गहरी घाटियों के कारण हार्डकोर समूह की पहचान करना भी चुनौतीपूर्ण था। मिजोरम सरकार के लिए अब चुनौती इस बात की है कि ये लोग अभ्यास छूटने के बाद फिर से असाक्षर की श्रेणी में ना आ जाएं। प्राथमिक शिक्षा में 100% नामांकन हो, स्कूली पढ़ाई बीच में ना छूटे, नौ साक्षरों की साक्षरता सतत बनी रहे। इसके लिए व्यवसाय कौशल के साथ जोड़ना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। उनको रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत होगी जिससे उनकी साक्षरता कायम रहे। ऐसी इच्छा शक्ति यह बताती है कि जब समुदाय और सरकार मिलकर काम करते हैं तो असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से पूर्ण राज्य बनने के बाद इतने कम समय में पूर्ण साक्षर होना राज्य के लिए गर्व की बात है। अब निरंतरता में शिक्षा की मुहिम चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि मौजूदा उपलब्धि की रोशनी मिजो समाज को रोशन करे। ये देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये मिजोरम है, आइजोल इसकी राजधानी, ये केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। ये आप देखिए, टिप्पणियां रहते हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है। दोहरे पैमाने, ये आतंकवाद के मसले पर समूची दुनिया में एक राय देखी जाती है, जब तक इसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा नहीं खोला जाएगा इस पर पूरी तरह काबू पाना संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की अपेक्षा और मांग की जाती है कि किसी भी देश या समूह को इस मामले में दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मगर आतंकवाद की समस्या से उपजी फिक्र तब बेमानी हो जाती है जब क्षेत्रीय सहयोग के लिए गठित देशों के किसी समूह में आतंक का सामना करने को लेकर दोहरे पैमाने अपनाए जाते हैं। गौरतलब है कि चीन के किंगदाओ में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सम्मेलन में जो साझा बयान तैयार किया गया था उसमें बलूचिस्तान का उल्लेख तो किया गया, लेकिन पहलगांव का जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि पहलगांव में पर्यटकों पर हुए हमले और उसकी प्रकृति ये आप देखते हैं कि को सभी देश आतंकवाद का क्रूर चेहरा ही मानते हैं, उसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रतिबद्धता जताते रहते हैं। लेकिन विचित्र है कि SCO की बैठक में आतंकवाद से लड़ाई के संदर्भ में पहलगांव हमले को दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। SCO की बात करें तो 2001 में स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। किसकी? SCO की। ये हमारे पड़ोसी चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अभी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी अटैक हुआ था ना, उसी की बात हो रही है।
एससीओ की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी। 10 मेंबर हैं इसमें। बेलारूस हो गया, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं। और इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि इस बैठक में तैयार संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। साफ तौर पर कहा कि यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूर रोक को नहीं दिखाता। इसके बाद यह सम्मेलन बिना संयुक्त बयान जारी किए ही समाप्त हो गया। यह जगजाहिर हकीकत रही कि भारत में आतंकवाद की समस्या को जटिल बनाने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तथ्य को दुनिया के ज्यादातर देश भली भांति जानते। खुद चीन के बीजिंग में कुछ वर्ष पहले हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में के घोषणा पत्र में इस तथ्य को शामिल किया गया था कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। फिर पहलगांव में पर्यटकों पर बर्बर हमलों में भी पाकिस्तान से आए आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद एससीओ सम्मेलन के संयुक्त बयान में पहलगांव हमले का जिक्र नहीं किया जाना क्या दर्शाता है। और देखिए, ब्रिक्स की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, एक संगठन है, 16 जून 2009 में स्थापना हुई थी। इसमें आप देखते हैं कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें मेंबर हैं। सवाल है कि इस सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संगठन के सदस्य देश हिस्सा ले रहे थे, तो भारत में आतंकवाद पर उनके दोहरे पैमाने दुनिया के सामने इसके खिलाफ लड़ाई का कैसा रास्ता तैयार करेंगे। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान आतंकवाद को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सह देने की अघोषित नीति पर काम करता है और अपनी सीमा में आतंकवादियों को पनाह देता है। भारत में घुसपैठ से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकी हमलों का सिरा कहां से जुड़ा होता है, यह छिपा नहीं है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद चीन आमतौर पर पाकिस्तान के हक में खड़ा दिखता रहा है। एससीओ की बैठक के संयुक्त बयान में भी पहलगांव को शामिल ना कर बलूचिस्तान का जिक्र करने की कोशिश किया। चीन का पाकिस्तान को स्पष्ट समर्थन नहीं है। आतंकवाद पर ऐसे दोहरे पैमाने के साथ इसके खिलाफ किस तरह की लड़ाई का दावा किया जा सकता है। इस संदर्भ में भारत ने उचित ही एससीओ के देशों, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। पाकिस्तान के मुद्दे पर वह किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। नशे का दायरा, ये पंजाब पिछले 2 दशक से नशाखोरी की चपेट में है। मादक पदार्थों की लत युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। गांव तक पहुंच चुके तस्कर के उनके लिए मौत के सौदागर बन गए। जिला प्रशासन, पुलिस के प्रयास और संकल्प के बावजूद समस्या गहराती चली गई। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया, मगर सच यह है कि नशाखोरी पर लगाम लगाने में किसी दल की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है। जब भी नशे के खिलाफ अभियान चलता है तो पर्दे के पीछे से कई लोग वादक बन जाते हैं। ऐसा आरोप आम रहे कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के तार राजनीति से जुड़े हैं। अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। उन पर मादक पदार्थों से अर्जित 540 करोड़ से अधिक राशि का कई माध्यमों से शोधन करने का आरोप है। सवाल है कि पंजाब के युवाओं को खोखला करने में लगे वे कौन लोग हैं जिन पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है। अब पंजाब की मौजूदा राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजीठिया की गिरफ्तारी का जो भी असर पड़े, लेकिन इससे एक व्यापक तंत्र का संकेत जरूर मिलता है। हालांकि मादक पदार्थों के कारोबार को संरक्षण देने के मामले को लेकर राजनीतिकों पर जब तब सवाल उठते रहे, लेकिन युवाओं के भविष्य का हवाला देकर राजनीति करने वाले लोग ही अगर नशाखोरी को बढ़ावा देंगे तो कैसी युवा पीढ़ी तैयार होगी। सतर्कता जांच के बाद मादक पदार्थों के कारोबार में बिक्रम सिंह मजीठिया के लिप्त रहने के आरोप में ने इस आशंका को बल दिया कि क्या इस मामले में कुछ और चेहरे छिपे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि पिछले 1 दशक से लगातार अभियान चलाने के बावजूद अपनी जड़ें जमाए नशे के सौदागर काबू नहीं आ रहे हैं। हैरत की बात है कि राज्य में जब भी नशे का मुद्दा उठा, मजीठिया का नाम भी चर्चा में रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भगवंत मान ने उनको निशाना पर लिया था और अब उन पर कार्रवाई के बाद अकाली नेता इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि राजनीतिक बयानबाजी में असल मुद्दा पीछे न छूट जाए। ये आप देखिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है और देखिए इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और आप देखते हैं कि गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है, लोकसभा में 13 सीट है। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।